Okay, we started EVA in our last class, right? Economic value added, है ना? We have completed RI and ROI. Then we just briefed about economic value added. Now, the basic concept of economic value added is not the evaluation of profit, rather what has been added to the company or added to the shareholders worth, right? Now generally when we talk about profit, it is revenue minus cost. When we talk about economic value added, we talk about profit minus the cost of capital, the opportunity cost that we have lost. If we have not invested in the current project, we would have kept it somewhere else, or we wouldn't have to take loans or debts, right? So from the profit we just deduct the cost of capital to find out the economic value added. And in profit we will consider NOPAT, net operating profit after tax. And when we talk about operating profit, we will exclude interest and non-operative incomes, non-operating incomes and non-operating expenses, right? How do we calculate? This illustration number 13. The following information is available of a concern. We need to calculate the EVA, economic value added. What are the informations? 12% debt of 2000 crores, equity capital of 500 crores, reserve and surplus of 7500 crores. Then risk-free return is given, beta factor is given, market rate of return is given, equity risk premium, and operating profit of 2100 is given. And of this operating profit is after tax, right? So is there any non-operating expenses or non-operating income included in this? यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया दिस प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत है नहीं. अगर नॉर्मल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बोला जाता तो वी वुड हैव मेड सम एडजस्टमेंट्स, बट इट इज क्लियरली मेंशनिंग दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ईवीए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम लोग क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है. व्हाट इज द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दिस केस? 2100. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? ठीक है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे तीन चीज है. कैपिटल में तीन कंपोनेंट है: इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डेट. हमें ये पता है कि जो इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का भी वही कैपिटल होगा. रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट इक्विटी कैपिटल का ही एक पार्ट है जो कंपनी रिटेन अर्निंग्स में रखता है ना. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीएपीएम मॉडल से कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? आरएम, नॉट आरएम, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा, राइट. रिस्क फ्री रेट का साथ हम लोग जो मार्केट में प्रीमियम देते हैं, दिस इज मार्केट प्रीमियम. मार्केट जो प्रीमियम में चल रहा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बीटा फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर है, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नाउ व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? इट इज 9. What is market rate of return? 19 minus risk free rate of return, which is 9. And what is the beta factor? 1.05.
19.5. Now what is the cost of debt? Cost of debt is nothing but interest multiplied by 1 minus t, मतलब 1 minus tax. इंटरेस्ट का साथ आप टैक्स एडजस्ट कर दो. Now what is the interest rate? 12. So we'll write 0.12 multiplied by what is the tax rate? 30%, मतलब 1 minus 0.3 कितना आएगा? पॉइंट 084. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8.4%. नाउ व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? हाँ, दोनों का रेशियो, इक्विटी और डेट का रेशियो है ना. इक्विटी कितना है, मतलब डेट, सॉरी डेट कितना है? 2000. एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी? इक्विटी इज 500 प्लस 7500, राइट. कितना है? 8000. ठीक है. सो 20:80, मतलब 20% और 80%. डेट में कितना है? 20%. सो 8.4 का 20% और इक्विटी का कितना? 80%. क्लियर? जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा, दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल में दोनों का शेयर कितना है, रेशियो कितना है. ठीक है. ठीक है. अगर वैसे समझ नहीं आता है तो सिंपली ऐसा करके लिख सकते हो. क्या है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 8.4 और 19.5. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय टोटल कैपिटल कितना है? 10,000. उसमें डेट कितना है? 2000. और टोटल कैपिटल 10,000 डिवाइड करेंगे और इक्विटी कितना है? 8000. आप ऐसे भी निकाल सकते हो. ठीक है. So this is 17.28 आएगा आई सपोज, है ना. 17.28. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा? 10,000 मेरा कैपिटल था, मल्टीप्लाइड बाय 17.28%. ठीक है. तो 2100 माइनस 1728. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 10,000 का कैपिटल लिया था, जिसका कॉस्ट कंपनी के लिए कितना बन रहा है? 17.28% बन रहा है. ठीक है. और मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 2100. एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न किया एज अ कंपनी? 372. क्योंकि इतना रुपया तो मैं शेयर होल्डर्स को या क्या बोलते हैं, डेट होल्डर्स को मैं दे ही रहा हूँ. ठीक है. तो एक्चुअल में प्रॉफिट मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना अर्न किया? 372 crores. ओके. हाँ, इसमें नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंशन्ड है. सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में विल एडजस्ट. नोपेट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यहाँ पे ऑलरेडी वही तो मेंशन किया गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही तो बोला गया, तो एडजस्टमेंट का ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी गिवन है ये. हाँ, डेट माइनस किया हुआ नहीं है इसमें. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें डेट का इंटरेस्ट होने से वो फाइनेंस चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज है. तब ये लैंग्वेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल के नहीं लिखा रहता अगर इसमें डेट माइनस किया हुआ रहता. ठीक है. ये छोटा सा क्वेश्चन है. एच लिमिटेड करेंट फाइनेंशियल ईयर्स इनकम
स्टेटमेंट रिपोर्ट्स इट्स नेट प्रॉफिट ऑफ 15 lakhs. ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है इसमें. कितना नेट प्रॉफिट? 15 lakhs. HS marginal tax rate is 40% and its interest expenses for the year is 15 lakhs. The company has 1 crore of invested capital of which 60% is debt. तो हमें पता है कि 40:60 रेशियो में है. In addition, H tries to maintain a weighted average cost of capital भी दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का भी ज़रूरत नहीं है. Compute the operating income और EBIT earned by H Limited, मतलब net operating profit after tax क्या होगा. पहले हम लोग नोपेड निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या गिवन है? नेट इनकम गिवन है, मतलब नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो. नेट प्रॉफिट 15 लाख. नेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है. ठीक है, तो हमें इसमें क्या चीज़ का एडजस्टमेंट करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है ना, टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उसमें टैक्स का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, सो हम लोग इसमें क्या करेंगे? ऐड टैक्स. टैक्स कितना है? 40%. 40% कितना होगा? कैलकुलेटर में चीज देखता हूँ. पेन लेना. ठीक है, कितना आ रहा है? हाँ, ठीक है. सो नेट ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोल सकते हो. इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे. इंटरेस्ट कितना है? 15 lakhs. ठीक है, क्या निकलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना? 40 lakhs. इससे क्या लेस करेंगे? फिर टैक्स माइनस करेंगे.
टैक्स कितना परसेंट है, 40%, मतलब 16 लैक्स। तो ये क्या बन जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नोपेड मिल गया। सेकंड क्या निकालना है हमें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ईवीए क्या होगा, नोपेड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोपेड कितना है, 24 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, कैपिटल कितना 1 करोड़, और इसका कितना परसेंट, 12.6%। सब हट जाएगा अभी। क्या हो गया, सही है, सेटिंग तो कोई ना किबा था लागू।
असुविधा के लिए खेद है। चलो ये वो आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट वाला है ना। ये क्विकली रिव्यू कर लेते हैं बाकी कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। क्या क्या गिवन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड सरप्लस, लोन्स, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर द कंपनी 25%, बीटा 4 साल का 5 साल का गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एज ऑन 31 मार्च 2022। हो जाएगा? कैसे होगा बताओ? पहले हम लोग नोपेड कैलकुलेट करेंगे। कैसे? यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसको ग्रोस अप करेंगे। ग्रोस अप करने से कितना आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? डिवाइड बाय 75% करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, है ना। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकलेगा? 273.33। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्या? इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट कितना है? 4.85। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा हमें? प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, नहीं पहले तो सॉरी, हाँ ठीक ही तो था, ठीक ही था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वापस से टैक्स माइनस करेंगे टू फाइंड आउट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, कितना आया था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया था? 270.30 उसमें हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट 4.85। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 278.18। इससे हम लोग माइनस करेंगे टैक्स। कितना है टैक्स रेट? 25%। तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, कितना है? 208.36, ओनली 660। बुक में तो 209.54 आ रहा है। इतना इतना डिफरेंस नहीं आएगा ना राउंड ऑफ करने से।
इसमें कैलकुलेटर ये 274.53 आएगा ना। $279.38 इससे 25% टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा 209.54। ठीक है, ये नोपैड निकल गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इजी है निकालना, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा। आर एफ कितना है 12 प्लस आर एम कितना है मार्केट रेट 15.5 माइनस 12। बीटा कौन सा लेना है? बीटा हाईएस्ट वाला लेना है, रिस्क हम लोग हाईएस्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, रिस्क फैक्टर विल कंसिडर हाईएस्ट। कितना मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी? हम्म 15.85। कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ डेट डायरेक्टली परसेंटेज में गिवन नहीं है ना, लेकिन इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा? बताओ, कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा? आप इंटरेस्ट दे रहे हो 4.5, कितना को पर लोन कितना का है 37 करोड़ का, उसमें 4.4.85 करोड़ का आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कितना परसेंटेज बना? कितना परसेंटेज हुआ? 4.85 आउट ऑफ 37, कितना परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? %13.12%। लेकिन इसमें एक कैच है। क्या कैच है? ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो इंटरेस्ट का आप टैक्स बेनिफिट भी लोगे। टैक्स जो आप बिकॉज यू आर पेइंग इंटरेस्ट टू समवन, वो आप एक्सपेंसेस में दिखाओगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक्सपेंसेस दिखा के उसका टैक्स बेनिफिट भी लोगे, तो टैक्स वाला पार्ट सेविंग्स हो गया ना, समझ रहे हो? टैक्स वाला पार्ट इज सेविंग्स। सो 4.5 इज नॉट 4.85 इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या है 4.85। इससे हम लोग टैक्स अगर माइनस कर दे, ये इंटरेस्ट हो गया, इससे अगर टैक्स माइनस कर दे, टैक्स कितना 25% कितना आएगा? हाँ 1.21। सो टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट कितना निकलेगा? $3.64। सो कॉस्ट ऑफ डेट परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें क्या होगा? 3.64 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 100, है ना? कितना 9.83। ठीक है, ये चीज़ समझ आया? यहीं पे गलती कर सकते हो। जनरली हम लोग का टेंडेंसी क्या होता है 4.85 को सिंपली विल डिवाइड बाय द टोटल लोन वैल्यू, लेकिन जो इंटरेस्ट है उससे हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स कंपोनेंट को माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो अमाउंट आएगा वही मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट का कॉस्ट है। ठीक है,
नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे? टोटल कैपिटल कितना है? 777 है ना, 15.85 मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी कितना है? 740 डिवाइडेड बाय 777 प्लस 9.83 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 37 डिवाइडेड बाय 777। ठीक है, नहीं समझ आया तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। (15.56% इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग ईवीए निकाल सकते हैं। ये समझ आया? नहीं आया? आया? सिर्फ रेशियो में डिवाइड किया उसको हम लोग। हाँ, इंटरेस्ट वाला में क्या टैक्स का समझना है। बेसिकली हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में कंपनी के लिए कितना कॉस्ट है वो निकाल रहे हैं, है ना, चाहे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो या कॉस्ट ऑफ डेट हो। कॉस्ट ऑफ डेट का फंडा क्या है? आप मतलब लोन, मार्केट से लोन ले रहे हो, उसको आप कितना पेमेंट कर रहे हो। एक्चुअल में मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ? 4.85 ही पेमेंट कर रहा हूँ। मान लो आपने ये केस एक बार भूल जाते हैं, मैंने 100 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, उसमें मैंने इंटरेस्ट पे किया, मान लेता हूं कि 20 करोड़। परसेंटेज कितना है? 20%। सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, 20 को डिवाइडेड बाय 100, है ना। लेकिन ये जो मार्केट से इंटरेस्ट लिया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल कॉस्ट कितना है वो अगर आप देखने जाओ, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, इंटरेस्ट आप किधर शो करते हो? इधर शो करते हो, इधर शो करते हो, कितना? 20 इधर शो करोगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने का मतलब कि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेविंग्स हो रहा है ना, आपका प्रॉफिट कम है मतलब टैक्स कम है, टैक्स में सेविंग हो रहा है बिकॉज यू हैव टेकन लोन। अगर आप ये चीज अगर इक्विटी शेयर कैपिटल से लेते हैं, मैंने सपोज लोन नहीं लिया, सॉरी, इक्विटी मैंने रेस किया सपोज, क्या ये बेनिफिट मिलता मुझे? नहीं मिलता। मैं डिविडेंड पे करता, डिविडेंड के लिए मुझे एक्सपेंसेस में नहीं दिखा पाता और मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता, जिसकी वजह से मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। बिकॉज आई हैव टेकन लोन, दैट्स व्हाई आई एम पेइंग इंटरेस्ट एंड आई एम सेविंग ऑन टैक्स। तो इसलिए टैक्स का एडजस्टमेंट करना जरूरी है। कंपनी के लिए एक्चुअल में ये कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है ये, क्योंकि मैं 1.21 करोड़ टैक्स में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ डेट 3.64 है ना कि 4.85, बिकॉज आई एम सेविंग ऑन टैक्स बिकॉज आई हैव टेकन अ लोन। ठीक है, ये मिल गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर ईवी आप निकाल लोगे, नोपेड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोपेड कितना है? 209.54 एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 777 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितना? 15.56%। ठीक है, तो आई होप बाकी क्वेश्चंस इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज ही है सारा में। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, नोपेड निकालना है। नोपेड कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट को पहले ग्रोस अप करेंगे एंड टू फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे इंटरेस्ट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर है उसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड
टैक्स, उसके बाद उससे टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करने से क्या मिलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड थिंग हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाई बीटा। और कॉस्ट ऑफ डेट के लिए कभी कभी डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ रहता है, और अगर दिया हुआ नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको आई वन माइनस टी करते हैं ना। यहाँ पे भी देखो हम लोग टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, वैल्यूज में बताया। जब कॉस्ट ऑफ डेट जनरली निकालते हैं परसेंटेज से, तब भी हम लोग टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं, है कि नहीं? तो सिमिलरली इंटरेस्ट अगर वैल्यूज में गिवन है, तब भी हमें टैक्स का एडजस्टमेंट तो करना चाहिए ना। अगर वैल्यूज में गिवन है तो हम लोग टैक्स को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इंटरेस्ट से। उससे हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट। फिर वेट, दोनों का जो वेटेज रहेगा उस हिसाब से हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देंगे। ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स यू कैन से। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिखो, एक्चुअली वही करेक्ट टर्म है। हाँ, उसमें जैसे इंटरेस्ट बोल के मेंशन है, इनकम भी हो सकता है ना, इनकम भी माइनस किया जा सकता है। तो द करेक्ट टर्म इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है, लेकिन उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्लूडेड रह सकता है। ओके, नाउ लर्निंग कर्व। टाइम है अपने पास, 10 मिनट है। लर्निंग कर्व क्या होता है? एनी आइडिया? आप कोई भी चीज, कोई भी काम करो, जब आप बार बार वो काम को करते रहते हो तो थोड़ा एफिशिएंसी इंक्रीज होता है कि नहीं? आप पहला बार पढ़ने बैठा, जितना टाइम में आप एक पेज रीड कर रहे हो, सेकंड टाइम जब पढ़ने जाओगे एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, कम टाइम लगेगा। थर्ड टाइम जाओगे कम टाइम लगेगा, है कि नहीं? सो लर्निंग कर्व वही बोलता है कि आप अगर एक काम अगर रिपीटेडली आप करते रहोगे, देन योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ठीक है। अभी किस रेट पे इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा? जनरली जो एफिशिएंसी रहता है 50 to 100% तक, मतलब लर्निंग कर्व का जो रेट रहता है, लर्निंग रेट बोलते हैं हम लोग, 50 to 90% या 50 to 100% का रेंज में रहता है। ठीक है। इसको एक एग्जांपल का, विद एन एग्जांपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। मान लो आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है। एक टेबल बनाने में 100 आवर्स लग रहा है। ठीक है। एक टेबल बनाने में 100 आवर्स लग रहा है, और आपका लर्निंग रेट है से फॉर एग्जांपल 90%। 90% आपका लर्निंग रेट है। तो सेकंड वाला टेबल बनाने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए? आइडियली 2 into 100 लगना चाहिए, है कि नहीं? 200 घंटा लगना चाहिए। बट बिकॉज यू हैव अ लर्निंग कैपेसिटी ऑफ 90%, तो आपको 90% कम टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा फिर? 180 आवर्स। तो आपका एवरेज टाइम कितना मिल जाएगा? इसमें 100 था, इसमें 90 आवर्स हो जाएगा। ठीक है। अंडरस्टूड? फिर जब आप 4 टेबल बनाने जाओगे, 4 टेबल में कितना टाइम लगता है? 90 करके ये वाला नहीं पकड़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहां से लर्निंग वापस से स्टार्ट होगा ना, 90 करके लगना चाहिए, 360 लगना चाहिए। इसमें भी वापस से हम लोग 90% लर्निंग अप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 324 आवर्स। ठीक है। एवरेज टाइम कितना निकलेगा? 81। देन अगेन
देखो ये जो लर्निंग कर्व अप्लाई होता है ना, ये 1 2 4 8 16 32 64 128 वैसे अप्लाई होता है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस से हम लोग अगर करते हैं, ठीक है, 1 2 4 8 16 फिर 32 64 128 256 512 मल्टीप्लाई करते जाओ, डबल करते जाओ, ठीक है, ट्वाइस द अर्लियर वैल्यू, ठीक है। अभी सिमिलरली 8 बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, इसका 90% है कि नहीं, कितना आएगा वैल्यू, 583 ही मान लेता हूं मैं, ठीक है। एवरेज टाइम 72 पॉइंट, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमें समझने का जरूरत है। बिकॉज हम लोग बहुत बार क्या होता है, टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग, हमें कॉस्ट एस्टिमेट करना होता है कि जो आपका किसी ने ऑर्डर किया, 4 टेबल का ऑर्डर किया, 4 टेबल के लिए लेबर कॉस्ट कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एक्चुअल में कितना लेबर आवर्स चाहिए होगा वो पता होना जरूरी है कि नहीं। अभी मैं अगर 100 करके कर दूं 4 टेबल के लिए, कितना टोटल 400 आवर्स लग जाएगा, जबकि विद अप्लाइंग लर्निंग कर्व कितना लग रहा है मुझे एक्चुअल आवर्स 324। तो कितना आवर्स सेव हो रहा है और मैं कॉस्ट को उस हिसाब से कितना मिनिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस लर्निंग कर्व इज इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है, और एक कंसेप्ट आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल आवर्स से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में हम लोग बाद में जाएंगे। अभी पहला टेबल बनाने में आपको कितना घंटा लगा, 100। सेकंड वाला बनाने में कितना लगा, सेकंड वाला बनाने में कितना लगा, सेकंड वाला 80। 100 तो ऑलरेडी पहले बना लिया था ना, सेकंड वाला के लिए टोटल कितना आवर्स लगा, 180 लगा, मतलब डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल आवर्स कितना लगा। आप तो जो लेबर को पेमेंट करोगे सेकंड वाला के लिए 80 आवर्स ही पेमेंट करोगे, है कि नहीं। सिमिलरली यहां से 2 to 4 जब आप आए, मतलब 2 से लेकर 4 तक जब आप प्रोड्यूस किया है, इंक्रीमेंटल आवर्स कितना लगा है, 144, है ना। तो आप ये रिमेनिंग 2 टेबल के लिए क्या प्राइस कोट करोगे, 144 आवर्स जो भी लेबर मल्टीप्लाइड बाय जो भी लेबर रेट है। अंडरस्टूड, समझ आया। सिमिलरली 4 से लेके 8 तक जब प्रोड्यूस किया, इंक्रीमेंटल आवर्स कितना है, 4, 4 से लेके 8, यहां से लेके यहां तक, हाँ 259। अभी मान लो मैं ये ऑर्डर्स को अलग अलग सेग्रीगेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मैं लेबर कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ और मेरा लेबर कॉस्ट है ₹1 और कुछ मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लेबर कॉस्ट ही चार्ज कर रहा हूँ। पहला टेबल के लिए मैं कितना रुपीस चार्ज करूंगा, 100 रुपीज। सेकेंड वाला के लिए सब इंडिविजुअल ऑर्डर है, ठीक है। सेकेंड वाला के लिए 80 रुपीज। फिर थर्ड एंड फोर्थ वाला के लिए, थर्ड एंड फोर्थ वाला के लिए 144 डिवाइड बाई 2 होगा ना, दो यूनिट का है ना वो, 144 डिवाइड बाई 2 पर यूनिट अगर देखे तो 77 करूंगा। फिर नेक्स्ट जो 4 यूनिट है उसके लिए कितना चार्ज करूंगा, 259 डिवाइडेड बाय 4। समझ आए यहां तक, नहीं है। अगर मान लो ये 4 यूनिट तक किसी ने ऑर्डर ऑलरेडी ले लिया, वही चीज समझने का जरूरत है। 4 यूनिट तक मैंने डिलीवरी ऑलरेडी कर दिया XYZ कोई भी आदमी को, उसका बाद मेरे पास एडिशनल 4 आइटम्स का ऑर्डर आया,
तो एडिशनल 4 आइटम्स में मेरा एडिशनल कॉस्ट कितना हुआ? मेरा एडिशनल कॉस्ट हुआ 259 का, ठीक है। तो एडिशनल कॉस्ट अगर 259 का हो, मैं 259 ही चार्ज करूंगा, ठीक है। अभी एक चीज बताओ, एक साथ में अगर मैं सारा ऑर्डर मेरे पास आ जाता है, एक ही साथ में मेरे पास सारा ऑर्डर आ गया, 8 का 8 ऑर्डर आ गया, तब कितना मैं चार्ज करूंगा बताओ? तब मेरा टोटल आज कितना लगेगा? 583 लगेगा, कॉस्ट भी 583 का होगा, डिवाइडेड बाय 8 जो भी रेट आया वो लगाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे पास 4 ऑर्डर आया, मेरे पास 4 ऑर्डर आया इनिशियली स्टार्टिंग में ही। 4 ऑर्डर का रेट क्या होगा? एक ही साथ में 4 ऑर्डर आया एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में 324 डिवाइडेड बाय 4, समझ आ रहा है? कौन सा स्टेज में ऑर्डर आया दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर 8 ऑर्डर इस स्टेज में आता है, यहां पे मेरे पास 8 ऑर्डर आया है, इसका प्राइसिंग क्या होगा? इसका प्राइसिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? नहीं, इसमें हाँ कितना होगा? हाँ 72.9 मल्टीप्लाइड बाय 90%, ठीक है। वैसे प्राइसिंग चेंज होते रहेगा। एक क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे देन थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा। ये तो क्लासेस का टाइम, नाउ यू माइट आस्क मी कि ये तो ठीक है, 2 से लेके 4, 4 से लेके 8, 8 से लेके 16 वैसे करके करे, इन बिटवीन अगर हुआ तो? इन बिटवीन का भी एक फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू ए बी टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी, ऐसा कुछ था ना, ठीक है। लेकिन ये आपका सिलेबस में कवर्ड नहीं है, ठीक है। थोड़ा लॉगरिथम वगैरह यूज करना होता है इसमें, दिस इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस, तो हम लोग उसमें अभी फिलहाल में जाएंगे नहीं, ओके। ठीक है, तो हमारे पास 4 मशीन, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओके, द लर्निंग कर्व एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज नाउ बिकम, ठीक है। हाँ, इसमें 4 यूनिट और 8 यूनिट का निकालना है। पहला मशीन बनाने में कितना लगता है? 1000 घंटा, 90% रेट है, ठीक है। लेबर कॉस्ट कितना है? 15, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1.5 लाख एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ ईदर साइज ऑर्डर्स 60,000, ठीक है। एवरेज टाइम क्या होगा? पहला मशीन बनाने में 1000 घंटा लगता है, 2 मशीन बनाने में कितना लगेगा? 90% करके 1800 आवर्स, मतलब एवरेज टाइम आपका कितना बन गया? 900, ठीक है। सिमिलरली 4 मशीन बनाने में उसका 90% और 8 मशीन बनाने में उसका 90%, ठीक है। अभी एवरेज कॉस्ट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेबर कॉस्ट जैसे 15,000 लग रहा था, उसका 90% लगेगा, उसका 90% लग लग के वो कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ
जो फिक्स कॉस्ट है, आप चाहे एक ऑर्डर प्लेस करो, एक यूनिट का प्लेस करो, या 5 यूनिट का करो, या 10 यूनिट का करो, 8 यूनिट का करो, आपका 60,000 देना ही है। अगर एक यूनिट का प्लेस करते हो देन 60,000 एवरेज कॉस्ट हो गया। 2 यूनिट का प्लेस करते हो, एवरेज कॉस्ट कितना हो गया 30। 4 यूनिट करते हो, एवरेज कॉस्ट इज 15। 8 यूनिट करते हो, एवरेज कॉस्ट इज 7,500। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा कॉस्ट कुछ ऐसा बना है ना। 4 अगर मैं ऑर्डर करता हूँ 177,150, एंड 8 अगर ऑर्डर करता हूँ तो 168,435। एवरेज कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना मैं 4 यूनिट का कॉस्ट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एवरेज कॉस्ट निकाल रहा हूँ। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड देन डिवाइडेड बाय 4 या डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे इसमें क्या किया है इन लोगों ने, एवरेज कॉस्ट निकाला है, पर यूनिट कॉस्ट निकाला है। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 मशीन्स या टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मशीन्स। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स कर देना है। ठीक है, तो आपका उस हिसाब से कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट तो 60 का 60 रहेगा उस केस में, है ना। अगर टोटल में निकाल रहे हो 60 का 60 रहेगा वो। ठीक है, 60 का 30-15 नहीं बनेगा, लेकिन टोटल में अगर निकाल रहे हो। A firm received an order to make and supply 8 units of standard products, which involves intricate labor operations. The first unit was made in 10 hours. It is understood that this type of operation is subject to 80% learning rate. Learning rate क्या है 80%. The workers are getting a wage rate of 12 per hour. What is the total time and labor cost required to execute the above order? कितना यूनिट का ऑर्डर मिला 8 यूनिट का, तो हम लोग क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट में कितना लगता है 10 आवर्स, ठीक है, एवरेज टाइम। नेक्स्ट में उसका 80%, उसका 80% ऐसे कर करके 32 यूनिट्स का, 32 यूनिट्स का क्यों निकाल रहा है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें सेकेंड वाला पार्ट में कुछ और भी दिया हुआ, इसलिए ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा समझने का ट्राई करो। ये मेरा एवरेज टाइम निकल गया, ये यहां तक तो निकाल सकते हो ना, एवरेज टाइम निकल गया, टोटल टाइम भी निकल गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन का, व्हाट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द अबव ऑर्डर। कितना का ऑर्डर था 8 यूनिट्स का, 8 यूनिट का था, कितना चाहिए टोटल टाइम 40.96, कितना करके रेट है 12 पर आवर, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना बनेगा 492। कुछ डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, लर्निंग रेट अप्लाई किया ऑन द फर्स्ट यूनिट, जितना भी टाइम दिया हुआ उसके ऊपर हम लोग एवरेज टाइम निकाल लिया। एवरेज टाइम निकाल के नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट निकल जाता है, टोटल आवर्स निकल जाता है। फिर उसको आप क्या करोगे, रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल गया, बस, है ना। उसके बाद क्या बोला है, इफ अ रिपीट ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट्स, रिपीट ऑर्डर मिला है कब, आफ्टर डिलीवरिंग द फर्स्ट लॉट ऑफ 8 ऑर्डर्स। कहां पे ऑर्डर आया है, इस स्टेज में ऑर्डर आया है। ये कंप्लीट होने के बाद 28 का आया, 24 का आया, मतलब 24 प्लस 8 कितना हो गया 32, है ना, 32। मतलब यहाँ ये कंप्लीट करने के बाद उसके पास और 24 यूनिट्स का ऑर्डर आया। इसमें हम लोग क्या प्राइस कोट करेंगे, व्हाट इज द लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेकंड ऑर्डर। लेबर कॉस्ट कितना होगा, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, मैं अभी जो बात कर रहा था ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल आवर्स, कितना है इंक्रीमेंटल आवर्स, ये है कि नहीं। कितना 63.9, ये है इंक्रीमेंटल आवर्स। इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट कितना है 12,
तो रिमेनिंग जो 24 लॉट है उसका लेबर कॉस्ट मुझे मिल जाएगा 766.8। ठीक है, यही है आंसर, कुछ और है? यही है, समझ आया इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कंसेप्ट? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करना, यही मैक्सिमम डिफिकल्टी यही है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का। ये वाला भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है, तो थोड़ा ट्राई करो ये क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।